ये जितने अंकल सुबह में प्रोग्राम देखते हुए महल्ले की फुफ्फी बन के ये कहते रहते हैं कि साहब सोल्यूशन 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 और प्रॉब्लम बताई प्रॉब्लम, इतने अरसे जो मईशत के ऊपर प्रोग्राम करता रहा हूँ तो भाई तमाशा नहीं लगाया, यहाँ पे आपको सोल्यूशन ही बताया। आप सुनना चाह ही नहीं रहे, समझना चाह ही नहीं रहे। आप तमाशबीनों की तरह टीवी देखते हैं और कहते हैं कि साहब सोल्यूशन आपको बताया। देखो मैं एक तालिब इल्म हूँ लेकिन एक प्रैक्टिशनर हूँ। एकेडेमिया के अंदर मुझे मौका मिलता है असातिज़ा के साथ मिलकर बैठकर उनसे कुछ सीखने का, उसके नतीजे में प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, लेबॉर्ट्री वाली नहीं। मैंने आप लोगों को बताया डॉलराइज पाकिस्तान इकोनॉमी, मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद के अंदर अगर सेक्रेटरी फाइनेंस देख रहे हो, सेक्रेटरी कॉमर्स देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर देख रहे हो, वो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। स्टेट बैंक वाले भी अगर सुन रहे हो तो मैंने हमेशा कहा डॉलराइज पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट सस्टेनेबल। हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है, हम सरवाइव नहीं कर सकते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लोगों ने बात को हवा में उड़ा दिया। मैं अकेला वो एंकर था जिसको तो थोड़ा बहुत पता तो है, हमारे एंकरों को ज़्यादातर पता ही नहीं है, सब ऐसी बेपर की उड़ाते रहते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मईशत का मीम नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर है मईशत के ऊपर। बात यह है कि मैंने कहा FE25 के बैंक अकाउंट हैं, आप कह रहे हो कि अगर आप टैक्स पेयर हो तो ही आप डिपॉजिट कर सकते हो, अगर आप नहीं हो तो आप नहीं डिपॉजिट कर सकते। उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने डॉलर निकाल लिए, आप अपनी तरफ से बड़े खुश हो गए, FATF से क्लियर हो गए, लेकिन टके का फ़ायदा नहीं हुआ आपके मुल्क को। आप FE25 के ऊपर फुल गारंटी देते, लोग सारा पैसा मार्केट से डॉलर खरीदते और सारा का सारा अपने बैंक अकाउंट में रखते। आप गारंटी करते कि आप कभी फ्रीज नहीं करेंगे अकाउंट। आज पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से डिप्लीट हुआ है ना, ऐसा कभी डिप्लीट ना होता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा रुपए की अहमियत टके की नहीं रहेगी, और देखें आज मैं सुरखरू हूँ, टके की कदर रुपए से ज़्यादा है। यह बांग्लादेश की करेंसी है टका, अब आप टके के भी नहीं हो, ठीक है। वो उर्दू की कहावत बदल दो कि टके की भी कदर नहीं है, अब टके के भी नहीं हो आप, मतलब करेंसी के हिसाब से, ठीक है। खुलांच हुआ पड़ा आपका मुल्क दिवालिया होने के नहज पर। मैं हमेशा कहता रहा कि डॉलराइज करो, कह रहे अगर डॉलराइज कर दिया तो 170 रुपए का डॉलर हो जाएगा, अभी 280 का हो गया, अब नाच लो गा लो, दर्दे डिस्को। मैंने कहा कि डॉलर लोगों को खरीदने दो, डॉलराइज करो पाकिस्तान की इकोनॉमी। नहीं, अगर अली भाई आपकी बात मान ली गई तो डॉलर 170 का हो जाएगा। जज्बाती हो रहे हैं अपनी तरफ से, श्री देवी की तरह रिएक्शन दे रहे हैं। मैंने बोला भाई अगर आप ये काम कर दोगे तो आपको फायदा होगा, आज आपको फायदा होता। अब ना सिर्फ के दुनिया भर के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वो IMF वाले मान ही नहीं रहे। वो ऐसे टशन आपको दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे टशन दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करो क्या। आप कह रहे हो नई शर्तें, नई शर्त उनकी कोई नहीं थी, ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलसिला चलेगा ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो सस्टेनेबल ही नहीं है। बड़े ड्रामे कर रहे थे, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने हाथ मरोड़ के तोड़ दिया, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। सॉरी, ये अब आगे नहीं बता सकता क्या करेंगे, समझ तो आप गए होंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। अब रोज IMF बदल जाता है, वो कहते हैं हम नहीं बात कर रहे आपसे। अब उन्होंने आपको कह दिया वहां रुजू करो, और जिनसे रुजू करना है उन्होंने आपको बोल दिया इलेक्शन करवाओ। ये मैंने आपको नई बात बता दी, कोई मार्केट के अंदर ये बात नहीं कर रहा, सब होंठ सीकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई नर का बच्चा ये कहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा रुख दिखाया, बोला वेस्ट के पास जाओ, वेस्ट ने आपको ट्विटर के जरिए सिग्नल कर दिया इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन नहीं करवाओगे तो वो फिर नोटू नहीं देंगे। अब कर लो जो करना है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल है गुफ्तगू, जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू अली भाई। साहब आज जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि IMF कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, और बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा है कि मान जा मेरी जान मान जा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जनाबे वाला, आज मैं आपसे जिस मौजू पर बहस करने वाला हूँ, ये मैंने पूरा हफ्ता इसी पे प्रोग्राम किया है, वो ये है कि जनाबे वाला पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान के मॉडल के अंदर कुछ सस्टेनेबल नहीं है। सबसे पहली आर्गूमेंट आपके सामने रखूंगा, जो कि बजिद होकर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन साइंस की किताब ये मजबूर कर देगी कि आपको मानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है। पाकिस्तान रकबे के हिसाब से 33वें नंबर पर, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर के ऊपर आता है। आपको पता होगा 6 से अब 5वें पे आ गए हम लोग, और कुछ नहीं तो घर में क्रिकेट टीमें जरूर पैदा कर रहे हैं तपा के। तो पोलियो वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा भाई, ये मैं बता दूं।
तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपको मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि रकबे के हिसाब से आप 33वें नंबर पर हो, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर हो। अब प्लीज साइंस की किताब ना पढ़वाना, क्योंकि मैं आप जाके रद्दी में भेज दूंगा अगर आज आपने ये नफी कर दी कि नहीं वसाइल हैं। सॉरी, नहीं है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने बड़ी जोशो खरोशी के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का केस प्लीड किया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी रियलिस्टिक भी है और बड़ी अफसोसनाक भी है। एक बात जिससे मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि शायद आप पाकिस्तानी इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा उसको माइक्रो कर लेता हूँ, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। पाकिस्तान की जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये बात मैं भी कर चुका हूँ और आपके प्रोग्राम में और भी बहुत सारे हमारे मईशत कर चुके हैं। जो मेरी एक उस्ताद हैं प्रोफेसर साहिबा, वो भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि 2019 के बाद पाकिस्तान ने जो कर्ज़ा दिया था वो कर्ज़ा पाकिस्तान के पास समझ लें वसातत नहीं है, या पाकिस्तान के पास इतनी अहलियत नहीं होगी कि उस कर्ज़े को वापस कर सके। और ये स्टडी की थी IUBM के चंद प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान की जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं। लेकिन मैंने जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं साइंस की किताब कह रही है कि आप रकबे के लिहाज से 33वें नंबर पर हो, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर हो। है वो साइंस यही है। देखिए, एम्पिरिकल डेटा लेके प्रूव किया, ये साइंस यही है। अब दूसरी बात ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी साइंस है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सस्टेनेबल नहीं है। अब आप पूछे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वजह यह है कि आपकी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, आपकी जितनी भी इनपुट्स हैं, वो सारे की सारी आप इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट जितनी भी है, सबको पता है कि ये इंपोर्ट ड्रिवन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। आप इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, आप कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेंगे और कई दफ़ा आप लेबर इंपोर्ट करेंगे जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, फिर आप जाके चीजें प्रोड्यूस करते हैं, फिर आप मुंह की बात कर रहे होते हैं। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जब तक आप ये जो इनपुट आप इंपोर्ट करें, इस पूरे की पूरी वैल्यू चेन को इंडिजिनस नहीं करते, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर ये जो बैकवर्ड जितनी वैल्यू चेन है ये चीजें नहीं बनाते हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सस्टेनेबल नहीं होंगी। और उस वक्त तक स्टडीज की किताब बदलवा दें, उसके अंदर जो निसाब में जो बकवास लिखी हुई है वो बदलवा दें। यकीन करें जैसे आप कह रहे हैं वैसे करूंगा, क्योंकि आपकी पाक स्टडीज की किताब में ये बकवास लिखी हुई है कि आप वसाइल से माला माल हैं, इसलिए हम परवाही नहीं करते। आप मुझे कह रहे हैं कि हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। पाक स्टडीज की किताब बकवास पढ़ा रही है कि हमारे पास सब कुछ है, सारी दुनिया की सारी नेमतें नौजुबिल्ला हमारे पास हैं। आप मुझे बता दें, आप निसाब बदलवा दें, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देखें, ये एक अलग बहस है। वैसे पाकिस्तान स्टडी पे यकीन कौन करता है, कितना करता है, ये आप एक सर्वे करवा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हकीकत को हम मानने को तैयार नहीं है, या अगर हमने सबको पता है, ये मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक मईशत का स्टूडेंट हूँ ना, आपके जितने बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं सबको ये पता है कि पाकिस्तान की जब तक आप पूरी वैल्यू चेन को इंडिजिनस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने यहाँ वैल्यू एडिशन को नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से आप अपनी एक्सपोर्ट को चाहे बढ़ा लें, जो भी कर लें, आपका ये जो IMF के साथ जाने का खेल है ये जारी रहेगा, क्योंकि आप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर नहीं हो सकते हैं। नंबर 1। सेकेंडली अली भाई देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज़ अ क्लासिकल केस जिसने अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रेट में कन्वर्ट किया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास लेबर की, उसमें यूथ की सूरत में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था। डाइवर्सिटी की सूरत में पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग थी। हमने डाइवर्सिटी को फिरका वारियत और पता नहीं हलाकाई तासुब और नस्ली और ज़ुबानी और पता नहीं क्या क्या किस तासुब में उसको कन्वर्ट कर दिया, तफरीक में। और साथ साथ जो आपका यूथ का बल्ज था, इसको प्रॉपरली ना ट्रेन करके आपने इसको पता नहीं दहशतगर्दी और क्राइम और किस तरफ इसको धकेल दिया। शुजात मुबारक साहब, आपने मईशत के 2 जुज़ तो गिनवा दिए, अब तीसरा जुज़ ही रह गया। आपने बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया कि पाकिस्तान की डेट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसके माने ये हैं कि पाकिस्तान, जो मैं समझ पाया हूँ, इसके माने ये हैं कि आपने इशारा कर दिया फिस्कल डेफिसिट भी इसके अंदर आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, हुकूमती अखराजात आ गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बोरोइंग लैंडिंग आ गई, प्राइवेट आ गई, लोकल आ गई, इंटरनेशनल आ गई। आपने कह दिया डेट सस्टेनेबल नहीं, कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा आपने कहा एक्सपोर्ट सस्टेनेबल नहीं। इन अदर वर्ड्स आपने कह दिया कि ट्रेड डेफिसिट को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसी से अगर इशारा लूँ तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। मुल्क के अंदर तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको देखूँ तो इसके माने ये हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन एक्सचेंज पोजीशन भी कभी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी बग़ैर बैरूनी मदद के। तो आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया।
अब बच क्या गया? पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। तीसरा आपने कह दिया कि ह्यूमन रिसोर्स या पॉपुलेशन भी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि फिर आप क्या बच गया बाकी, और क्या समुद्र मतलब बहर अरब में जाके छलांग मार दूं बस? एक और चीज, एक तो वो जो डेट सस्टेनेबल नहीं है, वो मैंने वो एम्पिरिकल स्टडी है, मैं भी ये कह रहा हूँ वो सर ट्रेड के भी नंबर्स एम्पिरिकल स्टडी है, कोई मैंने आपने इजाद तो नहीं किया ट्रेड डेफिसिट। अब देखें, जो तीसरी चीज या चौथी चीज समझ लें, वो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, जो आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिखाने की सारी चीज़ें, जो रियल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस वक्त कम होंगे जब आप इनकी एलोकेशंस कम करेंगे। आपने एलोकेशन सर आप 1000 अरब करवा ली तक सस्टेनेबल नहीं है, जब आप सही बोल रहा हूं? बिल्कुल ऐसे सैलरीज और पेंशन सस्टेनेबल नहीं है सस्टेनेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम अनसस्टेनेबिलिटी का एक हुजूम, जिसमें आपके डेट अनसस्टेनेबल, जिसमें आपका पॉपुलेशन बल्ज अनसस्टेनेबल, आपके बढ़ते हुए जो सोशल इश्यूज हैं वो अनसस्टेनेबल, इन्फ्लेशन अनसस्टेनेबल, डेट्स अनसस्टेनेबल, तो उसका मतलब ये कि आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि इसके इस तूफान के आगे ये जो इतना बड़ी ये जा रहा है ये चीज़ें, इसके आगे वो बंद तो बांधना पड़ेगा ना। तो वो बंद इस तरह नहीं बनेगा, वो बंद इस तरह बनेगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म कोई बैठ के कोई पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। अफसोस ये है कि देखें, आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, इकोनॉमी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन कम से कम आपके जो एक्शंस हैं वो तो क्लियर होने चाहिए। आपके एक्शन तो ये होने चाहिए कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही हैं। आपका वज़ीर ख़जाना डायरेक्टली IMF को धमकी दे रहे हैं। भाई IMF को आप धमकी दे के पाकिस्तान का केस और ख़राब कर रहे हैं। पहले धमकी दी, फिर अब कह रहे हैं कि IMF नहीं देता तो ना दे। आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या? तो खुदा के लिए अपनी पर्सनल ईगोज़ को साइड पे रख के नेशनल लेवल पे सोचना होगा और नेशनल लेवल पे देखेंगे क्या चीज़ें जो है ना हमें सूट करती हैं और फिर वो आपको अपनी स्टेटमेंट दें। साहब आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है। अभी सारी शराइत को मानने के बाद इट इज़ बट क्लियर, दीवार के ऊपर इबारत लिखी हुई है कि आप समझ जाएं इस बात को कि गवर्नमेंट विल बिकम एक्सट्रीमली एंड हैज़ बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर ड्यू टू मेजर्स टू सेटिस्फाई दी IMF। एक स्टेटमेंट मुझे गलत है और ये आप ऑन रिकॉर्ड रख लें। आप बेशक उबैद भाई को भी कह दें, ये चला दीजिएगा कि पाकिस्तान को हर हाल में IMF के साथ जाना पड़ेगा, IMF की हर शर्त माननी पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर सोवरेनिटी, अगर आप पाकिस्तान की मईशत को बचाना चाहते हैं तो। ये बेशक आप ये मेरी स्टेटमेंट लिख लें और रिकॉर्ड पे रख लें। अगर पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाएगा तो आपके बहुत सारे मुल्क, मैं एक आपका दोस्त जाना पड़ेगा, आपकी डील होने वाली है। दूसरे मुल्क के लिए $5 बिलियन का उन्होंने फौरन डिपॉजिट दे दिया और आपके लिए वो कह रहे हैं कि आप पहले IMF से एग्री करें। IMF आपको ये कह रहा है कि आप अपने दोस्त ममालिक की तरफ जाएं। वो तो मेरा ये कह रहे हैं कि आप IMF को धमकी मत दें। IMF ने जो चीज़ें कही हैं आप उनको किसी भी तरीके से कुछ करने के बाद कुछ नेगोशिएशन करें, कुछ उन पे अमल करें और ये एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वेस्ट आपको सबक सिखा रहा है कि आप अपनी औकात भूल गए थे, अपनी औकात में आ जाएं। सच में आपको बता रहा हूँ, ये सारी सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी अपने कपड़ों से बाहर फैल के निकल आए थे। इनको अपनी औकात भूल गई थी। हम मिनहसल कौम, गुलामी नामंजूर, हम आज़ाद हैं, एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह की बकवास करके हम लोग ऐसा तस्वुर करना शुरू हो गए थे कि हम कोई बड़े आज़ाद ख्याल और जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशेंट और अपने कदमों पे खड़े हो गए। ये कसूर मौजूदा हुकूमत का इतना नहीं है जितना माजी की हुकूमत का है। और आई एम सिंपथाइजर ऑफ इमरान खान। ये जानते बूझते मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे गलत काम जो इमरान खान ने किया वो ये किया, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, बयानिया हमारे खिलाफ, आज रजीम चेंज, ये नॉनसेंस बोलने के बाद हम गए फंस। मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूं ये बात। ये जिसने भी घर पे कोई हो, उसने खान साहब को मिसगाइड किया हो या सियासत में ये डब्बू या गिल्ली जैसे लोगों ने किया हो। आप पता है ना डब्बू कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको ही पता है। और गिल्ली की तो आवाज ही गल हो गई है जब से गया है ना, छितर मारे गिल्ली को और ऐसी ऐसी जगहों में छितर मारे, बंदे का पुत्र बन गया। बहुत बोलता था ना ये। इन लोगों की वजह से मुल्क बदनाम हुआ है, इन लोगों की वजह से मुल्क खराब हुआ है। लेकिन अली भाई मैं वो भी कंडेम करूंगा, ये छितर, हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, इस तरह उठा के छितर मारना ये भी कोई अच्छी बात हो। ये PhD प्रोफेसर है, मैंने किसी का नाम लिया है, ये गिल्ली जो है किसी जानवर का नाम भी तो हो सकता है, जो भी है। खैर उसको एक अलग बात है और उस बहस में जाना भी नहीं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।